हो जाएगा और पुराना कानून जो क्या तो लागू हो जाएगा। ठीक है। अनुच्छेद 13(2) में ये कहा गया कि 1950 के बाद संसद और विधानमंडल को ये पावर दिया गया है कि आप अपने अनुसार संसद और विधानमंडल में कानून बनाइए। लेकिन बावजूद उसके अगर लोकतंत्र के अनुसार, लोकतंत्र में ये सारे लोगों को पावर दिया गया है कि विरोध, धरना प्रदर्शन या फिर ज्ञापन या फिर आपका कोर्ट केस के माध्यम से अगर 1950 के बाद बनाए गए संसद या विधानमंडल के बनाए कानूनों पर क्वेश्चन उठता है तो पूरा का पूरा कानून रद्द हो जाएगा। ठीक है। 13(3) के बारे में मैंने फिर पहले भी बताया था कि ये जो कानून है वैसे कानून है जो ना कि ब्रिटेन की संसद विधानमंडल में बने हैं, ना भारत की संसद और विधानमंडल में बने हैं। ये उन कानूनों को भारत के संविधान के अनुच्छेद 13(3) में रखा गया है। अब चूंकि ये जो कानून है ये ना ब्रिटेन की संसद विधानमंडल बने हैं, ना भारत के संसद और विधानमंडल बने हैं, इसलिए इनको संशोधन करने का अधिकार भारत के संसद और विधानमंडल को नहीं है, या फिर किसी नेता, मंत्री या फिर मतलब की विधायिका को इस पर संशोधन करने का अधिकार नहीं है। और ये जो 13(3) के जो कानून है इसमें आपका इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट का जो आदेश है वो भी इसमें उपविधि, विधि, विनिमय, नियम के रूप में 13(3) में उसको लिखा गया। साथ ही साथ आदिवासियों की रूढ़ी प्रथा को लिखा गया। तो चूंकि मेरे गांव के कानून को मेरे गांव ने बनाया तो इसलिए दूसरे गांव के कानून को वहाँ पे या फिर दूसरे कम्युनिटी के लोगों को वहाँ पे हस्तक्षेप करने का कोई भी अधिकार नहीं है। भीलों के माध्यम से जो भी गांव में उनके भीलों में जो रूढ़ी प्रथा है उसको बदलने का अधिकार गोंडों को नहीं है, उरांव को नहीं है, संथाल को नहीं है। ठीक वैसे ही आपका उरांव का जो मतलब की रूढ़ी प्रथा है, चूँकि वो उरांव के जो जितने भी आपके रूढ़ी व्यवस्था है उसको बदलने का अधिकार सिर्फ और सिर्फ उरांव लोगों को है, बाकी के कम्युनिटी के लोग उस पर हस्तक्षेप नहीं कर सकते हैं। ये मतलब कि अधिकार देता है हमको भारत का संविधान का अनुच्छेद 13(3). तो अब जाके ब्रिटेन भारत की संसद और विधानमंडल को ये जब लगा या फिर यहाँ पे जो बैठे हुए लोगों को लगा कि हमारे पास तो पॉलिटिकल पावर तो है, विधायिका का पावर तो है, कार्यपालिका, न्यायपालिका, विधायिका सारा पावर तो है, तो हम विधायिका का उपयोग करके क्यों ना हम अनुच्छेद 13(3) को ही बदल दें। ठीक है। या फिर मतलब कि सारी जगह पे वो मतलब कि संशोधन कर सकते हैं, लेकिन बात आती है जहाँ पे ट्राइबल की, आदिवासियों की बात आती है तो वहाँ पे हम फंसते हैं। तो क्यों ना मतलब कि चूँकि इन सारे कानूनों पे जब भी हम संशोधन करते हैं तो वहाँ पे लोकतंत्र के माध्यम से उसको रोक दिया जाएगा। ठीक है। या फिर कोर्ट कचहरी के माध्यम से उसको रोक दिया जाएगा। तो किसी भी संशोधन को मतलब कि न्यायपालिका में चुनौती दी जा सकती है तो हम एक नया अनुच्छेद लेके आते हैं, अनुच्छेद 368। उसके माध्यम से जब हम संशोधन करेंगे तो उसमें ये प्रावधान रखेंगे कि हम जो भी संविधान संशोधन करेंगे ट्राइब्स के विरोध में, चूँकि हम वहीं पर फंसते हैं, वहाँ पे हम कुछ चाह के भी कुछ नहीं कर सकते हैं। क्योंकि हमारी आदिवासियों की जनसंख्या सुप्रीम कोर्ट के 5 जनवरी 2011 के जजमेंट में आपका माननीय जज ने कहा कि 8% आदिवासी ही भारत के मूल मालिक है। ठीक है। हमारी जनसंख्या कुल मिला के 8% हो सकती है या फिर उससे कुछ ज़्यादा हो सकती है। 8% आदिवासियों के पास जो विशेषाधिकार है, ठीक है, हमारे पास तो ज़्यादा बहुमत नहीं है, बावजूद उसके लोकतंत्र के माध्यम से मतलब कि बाकी लोगों के पास में ज़्यादा अधिकार है, बहुमत उनके पास में, बावजूद उसके हमारे ट्राइबल के पास क्या ऐसे विशेषाधिकार है, क्या ऐसे कानून है, उनके पास में सारे मतलब कि आपका संविधान संशोधन करने का अधिकार है। वो चाहे तो 5वीं अनुसूची को हटा सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं, चाहे तो ट्राइबल की जनसंख्या को भी ख़त्म कर सकते हैं, विधायिका के पास में ये पावर है। लेकिन ऐसा क्या विशेषाधिकार है जिसकी वजह से वो संविधान संशोधन नहीं कर सकते हैं। तो ये सारे अधिकार हमको यहाँ पे 13(3) देता है, जिसके अनुसार वो चाह कर भी मतलब कि जो कम जनसंख्या वाले हम जो ट्राइब हैं इनके विशेषाधिकार को, संविधान में प्राप्त विशेषाधिकार को वो नहीं बदल सकते हैं। तो इस प्रकार जब उनको लगा कि हम यहाँ पे आदिवासियों के साथ में मतलब कि चाह के भी हम संसद विधानमंडल के पास हमारे पास फुल पावर नहीं है, तो हम अनुच्छेद 368 लेकर आते हैं और उसके अनुसार हम ट्राइब्स के जितने भी आप देखिएगा 368 कहाँ पे है, अनुच्छेद 13 के नीचे है, 5वीं अनुसूची में है, 244 1 के नीचे है आपका। फिर मैंने फिर से पहले भी बताया है आपका पंचायत के नीचे है, चूँकि पंचायत 243(z)(c) और 243(m) के तहत पंचायत और नगर निगम तब तक आदिवासी क्षेत्रों में लागू नहीं होंगे जब तक कि संसद कोई कानून लेकर नहीं आता है। कानून मतलब आपका पंचायत लागू करने के लिए पेशा कानून लेके आएगा और नगर निगम लागू करने के लिए मेसा कानून लेके आएगा। सामान्य पंचायत आदिवासी क्षेत्रों में लागू नहीं होंगे।
तो कुल मिला के जब विधायिका को ये लगा कि हम चाहकर भी आदिवासियों पे मतलब कि पूरी तरह से हम उन पे शासन नहीं कर सकते हैं, फुल पावर तो आज भी आदिवासी गांव को है और स्वशासन का अधिकार आज भी उनको संविधान का अनुच्छेद 13(3) क देता है, इसलिए वो उन्होंने क्या किया, अनुच्छेद 13 को हटाने का निर्णय लिया, या तो 13 को हटाने का निर्णय लिया। इस पर भी मतलब कि आपका 3 जजमेंट आए, केशवानंद भारती, गोरखनाथ बनाम पंजाब, लास्ट में आया मिनर्वा मिल्स। उसमें लास्ट में ये मतलब कि 368 लेके आए, साजिश के तहत लेके आए कि हम आपका 13(3) क को संशोधन करने के लिए हम जब मतलब कि आपका संविधान संशोधन करें तो इस पे कोई भी न्यायपालिका क्वेश्चन ना उठा पाए। ठीक है, इस तरह का ये प्रावधान लेके आए, 368 का उन्होंने संविधान संशोधन करके वो लेके आए। लेकिन उस पर भी जब लास्ट जजमेंट आया मिनर्वा मिल्स, तो सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ ये कहा कि आप चाहकर भी अनुच्छेद 13 के साथ में छेड़छाड़ नहीं कर सकते, चूँकि न्यायपालिका आप पर रोक लगा सकती है, क्योंकि संसद सुप्रीम नहीं है, सबसे सुप्रीम होता है सुप्रीम कोर्ट, न्यायपालिका सबसे सर्वोच्च होता है। और मतलब कि ये जो न्यायपालिका को जो पावर दिया गया है, कार्यपालिका न्यायपालिका को जो पावर दिया गया है वो संविधान के तहत दिया गया है, और जब तक संविधान रहेगा तब तक ट्राइब्स को किसी भी तरह से हटाया नहीं जा सकता है, या फिर किसी भी तरह से उनके जो स्वशासन का अधिकार है, भले ही आज हम अपने अधिकारों से जागरूक नहीं है, चूँकि हम उतने पढ़े लिखे नहीं हैं, हमारे जो सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट आते हैं, हमारे जो कानून हैं, हमारे जो अधिकार हैं, ठीक है, वो हम मतलब कि पारंपरिक तरीके से तो जी रहे हैं, लेकिन वो सारे अधिकारों को जो लिखा गया है वो इंग्लिश में लिखा गया है, और हम उतने पढ़े लिखे नहीं हैं कि हम अपने अधिकारों को उतनी अच्छी तरह से जान पाए। तो जब आप मतलब कि बहुत अच्छी तरह से आप इन सारी चीज़ों को पढ़ते हैं, अनुच्छेद 13(3) क का मेन जो मतलब कि कारण क्या था, 13(3) क को लिखने का मेन कारण क्या था, या उसके पीछे क्या है, वो आपको जब समझ में आएगा तब आपको समझ में आएगा कि आपके पास में बहुत पावर है, जो कि 8% की जनसंख्या होने के बावजूद, कम जनसंख्या होने के बावजूद, लोकसभा विधानसभा में आपकी प्रॉपर मतलब कि प्रतिनिधित्व ना होने के बावजूद भी, फिर भी आपके पास में इन विशेष अधिकारों को हटाने का उनके पास में, संसद के पास में, विधानमंडल के पास में फुल पावर इसलिए नहीं है क्योंकि अनुच्छेद 13(3) क में लिखित रूढ़ी प्रथा, यानी कि आदिवासियों के रूढ़ी प्रथा को विधि का बल प्राप्त है, और संसद और विधानमंडल इस पे संशोधन करने का अधिकार इसलिए नहीं रखती है क्योंकि वो कंपोनेंट अथॉरिटी नहीं है, और जो आदिवासियों के रूढ़ी प्रथा को संशोधन करने का अधिकार रखती है वो सिर्फ और सिर्फ जो जिन ट्राइब्स का, जिन गाँव का मतलब कि वो कानून है, वो गांव के लोग ही वहाँ के कंपोनेंट अथॉरिटी है जो कि आदिवासियों के रूढ़ी प्रथा को बदल सकते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें हैं मतलब कि समझाने के लिए, और 13(3) क के लिए मतलब कि हम अगर विस्तार में जाएंगे तो बहुत सारी चीज़ें मतलब कि चीज़ें खुल के आती हैं। मैंने अभी हाल फिलहाल में बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर का संपूर्ण वाङ्मय जब पढ़ा, मैं जो बातें बता रही हूँ वो सारी बातें मतलब कि उनमें भी लिखी हुई है, जिसके बारे में कभी हम बहुत विस्तार से चर्चा करेंगे। पर अभी चूँकि मेरे पास में प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशंस नहीं है, मतलब बहुत सारे बुक्स इधर उधर कभी यहाँ अप डाउन करने की वजह से बहुत सारे बुक्स भी नहीं हैं, तो इस पे कभी बहुत विस्तार से चर्चा करेंगे हम। बहुत सारे कमेंट्स भी आए हुए हैं। महिपाल सिंह पुषाम, सेवा जोहार दीदी, कटनी जैस टीम की ओर से काफ़ी समय बाद लाइव आए। जी मैं लाइव आना तो चाहती हूँ, लेकिन कभी ऐसा होता है कि बहुत सारे ट्रैवलिंग करने की वजह से, और फिर मतलब कि बहुत सारे बुक्स मेरे यहाँ कहीं पर छूटे हुए हैं, इस कारण से मतलब कि मैं लाइव आने की कोशिश तो करती हूँ, लेकिन प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन के साथ में अगर लाइव आए तो कुछ ज़्यादा ही मतलब कि विस्तार से मैं लोगों को बता पाऊँ, ऐसा मुझे लगता है। जो कि मतलब कि बुक्स ना होने की वजह से मैं काफ़ी सोच में पड़ जाती हूँ कि मेरे को लाइव आना ठीक रहेगा या नहीं, और जिस समय पर फुर्सत मिलती है उस समय पे हमारे पास प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन नहीं होते हैं, इस कारण से मतलब कि मैं कुछ ज़्यादा डिस्क्राइब नहीं कर पाती हूँ। कहने के लिए, बताने के लिए तो बहुत कुछ है, लेकिन एक और चीज़ में जो बहुत क्वेश्चन आते हैं मेरे सामने कि जो अंग्रेज के समय के पुराने कानून थे और वर्तमान के जो कानून हैं वो आदिवासियों पर लागू होते हैं या नहीं, इस पे थोड़ा विस्तार से मतलब कि चर्चा करने के लिए लोग काफ़ी क्वेश्चन उठाते हैं। अंग्रेज के पुराने कानून के बारे में क्लियरली है कि अंग्रेज के पुराने कानून यानी कि सारे के सारे कानून आदिवासियों पर लागू नहीं थे। आप रामकृपाल भगत जजमेंट है सुप्रीम कोर्ट का 1969 का, आप उसको पढ़ेंगे, उसमें अनुच्छेद 372(1) का एक्सप्लेनेशन दिया गया है। उसके तहत मतलब कि साफ साफ ये क्लियर किया गया है, उसमें जो लिखा हुआ है एक पार्ट में कि
वैसे कानून जो कि पूरे भारत भर में लागू थे, यह नहीं कहा जा सकता है कि आदिवासी क्षेत्रों में भी लागू होंगे। मतलब किसी भी पुराने कानून या फिर आज भी कोई भी कानून का जब मतलब कि नोटिफिकेशन निकलता है तो उसमें साफ साफ लिखा होता है कि इस कानून का विस्तार पूरे भारतवर्ष पर है। ठीक है, चलो ये तो बात हुई 1950 के बाद बनाए हुए कानून पे, इस पे भी हम चर्चा करेंगे। लेकिन जब आज बात आती है 1950 के पहले के कानून, उस समय पे जो कानून थे वो आदिवासियों पे लागू नहीं पड़ते थे। 5th शेड्यूल एरिया में, यानी कि जो 5वीं अनुसूची क्षेत्र है और 6ठी अनुसूची क्षेत्र है, ट्राइबल एरिया है, उन क्षेत्रों को अंग्रेज के समय में 1950 के पहले एक्सक्लूडेड एरिया और पार्शियली एक्सक्लूडेड एरिया कहा गया, यानी कि वर्जित क्षेत्र और आंशिक वर्जित क्षेत्र। उस समय पे जब भी अंग्रेजों को आदिवासियों पे कानून लगाने होते थे तो उस समय पे राज्यपाल एक पब्लिक नोटिफिकेशंस निकालती थी, एक मतलब कि पूरी सूचना निकालती थी, ढोल पीट के बताया जाता था कि आज के बाद ये कानून आप पे लागू होगा। झारखंड के तर्ज पे बोले तो अंग्रेज के केवल 21 कानून आज भी आदिवासी क्षेत्र में लागू हैं, जो कि शेड्यूल्ड एरिया बिहार शेड्यूल्ड एरिया लॉज रेगुलेशंस 1951 के रूप में आज भी वो नोटिफिकेशन मौजूद है, जिसमें अंग्रेज के समय के 21 कानूनों को 1951 में झारखंड में लागू किया गया, जो कि उस समय पे बिहार था। ठीक उसी प्रकार मतलब किसी भी, आप एक उदाहरण दे रही हूँ मैं, आप पुराने कानून में आप एक आईपीसी ले लीजिए, तो आईपीसी जब आप पढ़ते हैं तो आईपीसी या फिर सीपीसी, सिविल प्रोसीजर कोड, तो उसके नीचे में आप देखेंगे कि इसका विस्तार किन किन क्षेत्रों पे है, वो पूरा डिटेल में आपको लिखा हुआ दिखाई देगा। तो उसमें क्लियरली साफ साफ, जैसे रांची क्षेत्र के लिए आईपीसी और सीपीसी के बारे में क्लियरली लिखा हुआ है, रांची लोहरदगा, या फिर जैसे कि शेड्यूल्ड एरिया के मतलब शेड्यूल्ड डिस्ट्रिक्ट एक्ट 1874 के इन क्षेत्रों में यह कानून का विस्तार हो चुका है, जो कि राज्यपाल वो नोटिफिकेशंस निकालते थे। तो आईपीसी और सीपीसी यानी कि सिविल प्रोसीजर कोड जो है वो किन्हीं किन्हीं क्षेत्रों पे उसका विस्तार किया गया है, उसका नोटिफिकेशन निकला हुआ है। जब बात आती है सीआरपीसी की, तो सीआरपीसी का विस्तार का उस तरह का कोई भी नोटिफिकेशन आदिवासी क्षेत्रों के लिए नहीं हुआ है। और चूंकि रामकृपाल भगत, ना सिर्फ सीआरपीसी की बात मैं करूं, अगर हम बात करें भूमि अधिग्रहण कानून पुराने वाले, आपका 1874 या फिर इस तरह का, मैं प्रॉपर उसका डेट याद नहीं है, पर जो भूमि अधिग्रहण कानून जो पुराना वाला, जो भूमि अधिग्रहण कानून 2013 की बात नहीं कर रही हूँ, अंग्रेज के समय का भूमि अधिग्रहण कानून उन्हीं आदिवासी क्षेत्रों में लागू होगा जहाँ पे अंग्रेज के समय में उसका पब्लिक नोटिफिकेशंस निकाला गया होगा। ठीक है, जैसे कि मैं फिर से बता रही हूँ कि आईपीसी का विस्तार उन्हीं क्षेत्रों में हुआ होगा जो कि राज्यपाल उस समय पे आदिवासी क्षेत्रों में शेड्यूल्ड डिस्ट्रिक्ट एक्ट 1874 के क्षेत्रों में आपका जो राज्यपाल पब्लिक नोटिफिकेशंस के द्वारा कुछ कानूनों को, कुछ अंग्रेजी कानूनों को आदिवासी क्षेत्रों में लागू करते थे। अब ये होता क्यों था? क्योंकि ब्रिटिश समय में, अंग्रेज के समय में भारत में अंग्रेजों ने 3 तरह से शासन किया था, जिसको कहते हैं ब्रिटिश इंडिया, इंडियन स्टेट और ट्राइबल एरिया। अगर डिटेल में आप पढ़ना चाहे तो इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट का सेक्शन 7A-B-C आप पढ़ सकते हैं। उसमें साफ साफ ब्रिटिश इंडिया, इंडियन स्टेट और ट्राइबल एरिया के बारे में लिखा हुआ है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट का आप आर्टिकल अनुच्छेद जो है वो सेक्शन, यानी कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, भारत शासन अधिनियम 1935 का आप सेक्शन 311 यानी कि 311 भी पढ़ सकते हैं। उसमें ब्रिटिश इंडिया, इंडियन स्टेट और ट्राइबल एरिया के बारे में, 3 तरह के क्षेत्र के बारे में काफ़ी विस्तृत रूप में लिखा गया है, जिसमें ये कहा गया है कि ब्रिटिश इंडिया यानी कि वैसे क्षेत्र जहाँ पे अंग्रेजों के सारे कानून लागू होते थे, कार्य